Hello students, welcome to Phi Chima classes in collaboration with City Model College. क्लास 9th में हम लोग चैप्टर 3 लॉ ऑफ मोशन को स्टडी कर रहे हैं और आज हम लोग उसी सीक्वेंस में ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी करेंगे। तो ग्रेविटेशन, सो व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन का मीनिंग ये है कि जब भी कोई दो बॉडीज हम लेते हैं जो किसी सर्टेन प्लेस पे रखी हों, जैसे एक बॉडी है मास m1 की और एक दूसरी बॉडी है मास m2 की जो किसी सर्टेन डिस्टेंस r पर रखी हुई है, तो इन दोनों बॉडीज के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। ये फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का होता है और उन दोनों बॉडीज को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी के अलोंग लगता है। तो ऐसे फोर्स को जो दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स हो, उन दोनों बॉडीज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग हो और दोनों ही बॉडी एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएं। जैसे कि मास m1 है जो मास m2 पर फोर्स लगा रही है F21, यानी फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू 1। ऐसे ही जो m2 बॉडी है वो मास m1 पर एक फोर्स लगाएगी F12, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी। तो इस तरह से ग्रेविटेशन फोर्स दो बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको कहते हैं और ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती हैं और ये फोर्स उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होता है। अब जैसे यहां पर दो बॉडीज हैं, एक m1 है और एक m2 है, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो जो फोर्स लगेगा इनके बीच में उसकी वैल्यू डिपेंड करती है इनके मास के प्रोडक्ट के, यानी एक बॉडी का मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास m2 है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के इक्वल लग रहा है। साथ साथ ये जो फोर्स इनके बीच में लग रहा है वो उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो इस तरह से दो चीजों पे, दो बॉडीज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है उनके मास के प्रोडक्ट पे और उनकी बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों इक्वेशनों को यदि मिला दें हम लोग तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, इसको हमने यहां पर g कहा है और g क्या हो गया आपका? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो गया। इस g की वैल्यू जो है पूरे यूनिवर्सल में कांस्टेंट रहती है, या यूं कहें इसको हम ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। वैसा इसलिए कहते हैं क्योंकि g की वैल्यू किसी भी प्लेस पर अलग नहीं होती, हर प्लेस पर सेम रहती है। साथ साथ कोई बॉडीज किसी भी तरह की हों, किसी भी मीडियम में वो बॉडीज रखी हों, किसी भी तरह की बॉडीज हों और कोई भी टेम्परेचर वगैरह यदि आपका चेंज होता है उससे इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे कोई चेंज नहीं पड़ता, इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की यूनिट निकालना चाहें तो आप देखेंगे इस इक्वेशन से, आप देखिए जो g है इसको इस तरफ रखिए और बाकी सबको आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो r स्क्वायर का m फोर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा और m1 m2 डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से g इज इक्वल टू आपका हो गया F इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। यदि g के यूनिट की बात करें तो g का यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का यूनिट जो कि न्यूटन है, r स्क्वायर यानी बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर यानी उसका यूनिट मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर। नीचे आपके मासेस हैं तो मास का यूनिट किलोग्राम और दूसरी बॉडी के मास का यूनिट भी किलोग्राम। इस तरह से आपका जो यूनिट आ गया वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर आपका SI यूनिट हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। और उसकी जो वैल्यू प्रैक्टिकली फाइंड आउट की गई है वो होती है आपकी 6.67 इंटू 10⁻11। ये इसकी मैग्नीट्यूड है, ये इसकी वैल्यू है जो प्रैक्टिकली हमने फाइंड आउट की है और इसको हमें याद रखना है।
यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होती है, और यूनिट अभी हमने इसी फॉर्मूले से निकाला है, वो कितनी आई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग ग्रेविटेशनल फॉर्मूले को यहां पर समझते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अभी पीछे हम लोगों ने देखा जब दो बॉडीज होती हैं, कोई दो बॉडीज हो, एक m1 और m2, और उनके बीच जो आपका फोर्स लगेगा उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यहां पर यदि एक बॉडी, नेक्स्ट देखते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हम लोग बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जब बात करते हैं तो कोई भी दो बॉडीज हो सकती हैं, जैसे यहां m1 और m2 ले रहे थे। लेकिन जब ग्रेविटी की बात करते हैं तो दो बॉडीज जो हम कंसीडर करेंगे उनमें से एक बॉडी हमारी अर्थ हो जाएगी। तो कभी भी दो बॉडीज में कोई एक बॉडी यदि अर्थ हो जाती है और दूसरी बॉडी कोई भी हो सकती है, उस समय जो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसी को हम लोग ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी फोर्स में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और उन दो बॉडीज में कोई एक बॉडी यदि अर्थ हो जाए तब जो उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसे ही हम लोग ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। जैसे यहां पर एक बॉडी हमारी अर्थ हो गई और दूसरी बॉडी सपोज कोई m मास की है जो आपसे अर्थ के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है, तो वहां पर इन दोनों बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसे हम ग्रेविटी फोर्स कहेंगे, और उसकी वैल्यू हो जाएगी F = G m1 m2। तो m1 हो गया मास ऑफ अर्थ और m2 हो गया मास ऑफ बॉडी अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस उनके बीच की हो गई स्मॉल r। तो इस तरह से फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी यानी ड्यू टू अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे हम फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। अब ये जो बॉडीज अभी r डिस्टेंस पे है, ये बॉडी सरफेस पे भी हो सकती है अर्थ के। जब सरफेस पे होगी अर्थ के तो जो डिस्टेंस होगी अर्थ के सेंटर से उसको हम अर्थ की रेडियस कैपिटल R कहेंगे। यहां पर स्मॉल r कह रहे हैं सेंटर टू बॉडी तक की डिस्टेंस, और यहां पर जो बॉडी कहां है वो सरफेस पे है, और सरफेस की डिस्टेंस सेंटर से कितनी होगी, जो आपके अर्थ की रेडियस के बराबर होगी। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा फॉर्मूला वही होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का कि F = G m1 m2। तो m1 का हो गया मास ऑफ अर्थ, m2 का हो गया मास ऑफ सेकेंड बॉडी, और डिस्टेंस का स्क्वायर यानी यहां पर अर्थ की रेडियस। तो इस तरह से फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी आप हम निकाल सकते हैं ऑन द बॉडी। तो ये जो फोर्स होगा वो किसकी वजह से होगा, वो अर्थ की वजह से एज ए ग्रेविटेशन फोर्स होगा। यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो भी फोर्स लग रहे हैं ये दोनों ही, ये जो फोर्स है जैसे Gmm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर है, तो ये फोर्स अर्थ लगा रही है बॉडी पर, और बॉडी भी अर्थ के ऊपर उतना ही फोर्स लगा रही है, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बॉडी एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगाती हैं। नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि इस बॉडी पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये बॉडी अर्थ की तरफ फॉल करेगी। जब अर्थ की तरफ फॉल करेगी तो इसमें एक एक्सेलरेशन होगा, और उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो एक्सेलरेशन कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स होता है उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या स्मॉल g से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई बॉडी नीचे की ओर गिर रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का कहने का मतलब है कि पर सेकेंड उसमें कितना वेलोसिटी में चेंज आता है, और वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर हमने देख लिया कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मतलब कि जो बॉडी नीचे की ओर गिर रही है उसमें पर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी
इंक्रीज हो रही है, उसको ही हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी तो हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और कैपिटल जी क्या हो गया? कैपिटल जी हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से स्मॉल जी और कैपिटल जी में हम एक रिलेशन डेवलप करेंगे। वो कैसे करेंगे? हमको पता है कि यदि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी हो तो जो बॉडी होती है m मास की, उस पर जो ग्रेविटी फोर्स लगता है वो कितना लगता है? मास इंटू एक्सेलरेशन mg, यानी फोर्स कितना लग रहा है? मास इंटू एक्सेलरेशन mg लग रहा है। ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स से हमने फॉर्मूला पता किया, वो कितना लगता है? वो लगता है F = G(m1m2) अपॉन r स्क्वायर। चाहे इसको लें यदि अर्थ के ऊपर है, और यदि अर्थ के ऊपर से गिर रही है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? Gmm अपॉन r स्क्वायर। तो ये भी ग्रेविटेशन फोर्स है, और mg भी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स है। यानी ये दोनों ही फोर्स आपस में क्या है? एक ही फोर्स है, बस उनको निकालने का तरीका अलग है। तो इसका मतलब जो न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया वो हो गया Gmm अपॉन r स्क्वायर, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के फॉर्म में फोर्स हो गया वो हो गया आपका mg। तो ये दोनों ही फोर्स आपके आपस में इक्वल होने चाहिए। तो जब हम इक्वल कर देते हैं तो यहां से स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो एक रिलेशन आ गया स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। तो ये आपका रिलेशन हो गया स्मॉल g और कैपिटल G में, क्योंकि दोनों ही फोर्सेस ड्यू टू अर्थ हैं। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ g होता है, तो फोर्स हो गया आपका mg, और आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो Gm अपॉन r स्क्वायर हो गया। तो चाहे फोर्स हम mg कहें और चाहे फोर्स Gm अपॉन r स्क्वायर कहें, ये दोनों ही फोर्स अर्थ की वजह से हैं, जिनको निकालने का तरीका अलग है। इसीलिए जब दोनों को इक्वल करते हैं तो स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन हमारा निकल के आ जाता है, वो हो जाता है G इज इक्वल टू कैपिटल Gm अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है जैसे सपोज कोई बॉल जो है वो किसी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में यदि गिर रही हो, तो उसके लिए हम कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई करते हैं इस बॉल से रिलेटेड, वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन या इसका टाइम निकालने के लिए। तो अभी ये जो बॉल गिर रही है, इस गिरते समय इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, यहां से जब ये फॉल करती है, इस समय जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है इसकी 0। तो जो हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के फॉर्मूले हैं वो आपके फॉर्मूले हैं v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये जो हमारे फॉर्मूले हैं न्यूटन्स के मोशन के रिलेटेड, यहाँ वर्टिकल मोशन हो रहा है और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लिया जाता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g लिया जाता है। अब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम नीचे की ओर पॉजिटिव माने या ऊपर की ओर पॉजिटिव माने, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम अपनी ये डायरेक्शन g की किसी भी डायरेक्शन में पॉजिटिव या नेगेटिव मान सकते हैं। जनरली ये करते हैं कि नीचे की ओर, जब बॉडी नीचे की ओर आ रही होती है तब हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेते हैं, यानी g पॉजिटिव का लेते हैं, और जब हम बॉडी को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तब हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेते हैं, यानी g नेगेटिव होता है। उसका रीजन ये है कि बॉडी का मूवमेंट नीचे की ओर है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर पॉजिटिव होता है, और जब बॉडी की डायरेक्शन ऊपर की ओर मानते हैं और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो नीचे ही होता है, इसलिए उसको नेगेटिव लेते हैं। तो जब बॉडी ऊपर की ओर जा रही है तब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को नेगेटिव, जब बॉडी नीचे की ओर आ रही है तब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मानते हैं। तो यहाँ पर एक केस देखें तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले आपके चेंज हो जाएंगे। v इज इक्वल टू u प्लस जी टी में, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में, और ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh में। यहाँ डिस्टेंस जो होगी, जो s है, इसको हम लोग h से चेंज कर देंगे, h फॉर हाइट। यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसको हम h से चेंज कर देते हैं, और ये जो h होगी ये जब ये फॉल करना स्टार्ट करेगी, जहां से जिस जगह से ये फॉल करना स्टार्ट करती है वहां से नीचे की हाइट होती है h। ठीक है, क्योंकि इस समय हमने
मोशन को नीचे की ओर कंसीडर किया हुआ है और जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव कर लिया हुआ है। तो इसलिए जब भी आप h की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो ये h हमेशा टॉप से बॉटम की ओर होगा, टॉप से बॉटम की ओर होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे, इसके लिए फॉर्मूले आपके ये अप्लाई हो जाएंगे, v इज इक्वल टू जी टी, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच। कैसे? क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, तो वहां पर इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, तो इस तरह से v इज इक्वल टू क्या हो गया, जी टी हो गया। ऐसे ही फ्री फॉल करते समय इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो जो h उसने अटेंड करी किसी समय पर, h जो उसने ऑब्टेन करी वो h इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो आपका h हो जाएगा सिंपली हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ये पोर्शन क्या हो गया, 0 हो गया। ऐसे ही जब आप फॉर्मूला ये यूज करेंगे वेलोसिटी के लिए, किसी फॉल करते समय किसी मूवमेंट पे वेलोसिटी के लिए, जहां पर आपको h पता है कितना वो h ट्रेवल कर चुका है टॉप से, तो फॉर्मूला यूज होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फॉर्मूला हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो इस तरह से जो आपके न्यूटन्स के मोशन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं वो आपके कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरह से इन 3 फॉर्मूलाज में, जिसको कि यहाँ पर लिखा गया हुआ है। ये फॉर्मूले तब अप्लाई करेंगे जब बॉडी टॉप से डाउनवर्ड की ओर आएगी और उसकी इनिशियल वेलोसिटी वहां पर 0 होगी, यानी फ्री फॉल हो रहा होगा और बॉडी को रिलीज किया गया होगा, तब हम इन फॉर्मूले का यूज करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं। फिर इसी के पास दूसरा केस आता है जब बॉडी ऊपर से फ्री फॉल तो कर रही है, लेकिन जब वो गिर रही होती है, when it was falling then it was already having some initial velocity, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती है इस तरह से, यानी पहले से ही किसी पॉइंट पर जब आप देखेंगे तो उस पॉइंट पर ऑलरेडी उसके अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। इस केस में जो फॉर्मूले यूज होंगे तो उस केस में फॉर्मूले आपके वही यूज हो जाएंगे जो अभी हम लोगों ने पहले लिखे थे, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जब 0 नहीं है, तब 0 ना होने की वजह से उनकी वैल्यूज भी हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी भी पुट करनी पड़ेगी, और इस तरह से उस केस में फॉर्मूले आपके ये हो जाएंगे। तो ये दोनों ही फॉर्मूले ऊपर से नीचे फॉल करने के लिए हैं। इस केस में आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जबकि इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। अब ऐसे ही किसी बॉल को या किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया जाता है, तो जब हम थ्रो करेंगे तो ऑब्वियस बात है कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी उसको देंगे, और थ्रो करने से बॉल ऊपर तक जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है, और वहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी फाइनल वेलोसिटी एक सर्टेन हाइट पर, एक सर्टेन h हाइट पर जाकर उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है। इस केस में हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो ग्रेविटी जाते समय जब वो ऊपर जा रही होगी तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नेगेटिव कर लेंगे, और उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, कोई ना कोई हमने दी होगी, और ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब इसके लिए कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे? फॉर्मूले तो फिर से वही है, कौन कौन से, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। इन्हीं फॉर्मूले को यूज करेंगे। बस ध्यान रखना जब हम ऊपर जा रहे होंगे तब ये g की जो वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव लेंगे, क्योंकि हमारा मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है और ग्रेविटी हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, तो यदि हम अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहे हैं तो आपका जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपके फॉर्मूले में जहां कहीं भी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आ रहा है वहां पर वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वैल्यू नेगेटिव की हो जाएगी, यानी जो फॉर्मूले हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके इस तरह से, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी में यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर यूज कर माइनस 2gh में, यहाँ केवल g जो है आपका क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया। अब यही चीज ऊपर जाके जब वापस लौटेगी तो वापस लौटते समय आपके फॉर्मूले ये वाले यूज हो जाएंगे, क्योंकि जब वापस लौटेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वापस लौटते समय क्या हो जाएगी, 0। तो वापस लौटते समय जो हम फॉर्मूले यूज करेंगे वो ये फॉर्मूले यूज करेंगे, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं मास एंड वेट। मास क्या है और वेट क्या है?
तो मास तो एक्चुअली क्या होता है, किसी भी बॉडी का जो उसके अंदर मटेरियल है उसका अमाउंट है, कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल उस बॉडी में है। सो मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेंट्स। किसी भी बॉडी में उसका जो मैटर है वो कितना है, उसको हम लोग उसकी जो क्वांटिटी है उसको मास कहते हैं। और मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, या यूं कहिए एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। और इसका जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, वो हम सभी जानते हैं कितना होता है, किलोग्राम होता है एसआई यूनिट। ठीक है। अब यदि कोई बॉडी रेस्ट पे हो तो उसका मास में कोई चेंज नहीं होता। यदि कोई बॉडी मूव भी कर रही हो तो भी उसके मास में कोई चेंज नहीं होता, अनलेस उसकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट के पैरेलल या कंपैरेबल ना हो। यदि बॉडी कोई जो मूव कर रही है, कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट कंडीशन में भी उसका मास m होगा। यदि वो बॉडी मूव कर रही है किसी वेलोसिटी से तब भी उसका जो मास होगा वो m होगा। लेकिन यहाँ जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होना जरूरी है। इफ वेलोसिटी इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, जो बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल है, तो उस समय जो मास होगा वो आपका मूविंग बॉडी का मास इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, उसमें मूविंग बॉडी का मास इंक्रीज कर जाता है। तो फिलहाल हमारे पास जो भी क्वेश्चन या फॉर्मूले हैं उन सभी में बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम होती है, इसलिए उसका मास चाहे मूविंग मास हो और चाहे मास एट रेस्ट हो, दोनों ही कंडीशनों में चेंज नहीं होता, वही बना रहता है। नेक्स्ट आता है आपका वेट। वेट एक्चुअली में क्या है, वेट फोर्स है। किसका फोर्स है, ग्रेविटी का फोर्स है। अब ये ग्रेविटी अर्थ की वजह से भी हो सकती है, ये ग्रेविटी मून की वजह से हो सकती है, ये ग्रेविटी मार्स की वजह से भी हो सकती है। यानी किसी भी आपके प्लेनेट की वजह से जब किसी बॉडी पर जो ग्रेविटी फोर्स लगता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटी। तो यहाँ अर्थ के द्वारा किसी मास पर किसी बॉडी पर जो फोर्स लगेगा उसको हम ग्रेविटी फोर्स या उसी को हम उसका वेट कहते हैं। तो इसलिए वेट डिपेंड करता है कि हम कहां पर देख रहे हैं। वेट की वैल्यू आपकी प्लेस के हिसाब से चेंज हो जाती है, क्योंकि यदि आप अर्थ पर किसी बॉडी का वेट लेंगे तो वहां पर वेट अलग होगा, मून पर अलग होगा। क्योंकि वेट का मतलब है द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स with which the earth attracts it. In other words, weight of the body is force of gravity on it. अब फोर्स है तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए वेट भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। हमेशा किसी भी बॉडी पर जो वेट लगता है वो हमेशा टूवर्ड्स द अर्थ सेंटर लगता है। अब अर्थ, क्योंकि अब जो वेट है वो आपका फोर्स है और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो वेट का यूनिट भी क्या हो गया, न्यूटन। और हमको पता है कि एसआई यूनिट में इसको न्यूटन कहते हैं, जबकि आपकी सीजीएस यूनिट में इसको हम डाइन कहते हैं। और 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन के। अभी जब रिलेशन डेवलप करना चाहे वेट एंड मास के बीच में, तो हमको पता है वेट क्या है, फोर्स, और फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो मास तो आपका m हो गया और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपका g होता है, इसलिए वेट किसके इक्वल हो गया, W इज इक्वल टू mg। ये वही फॉर्मूला है जो फोर्स F इज इक्वल टू ma का होता है। तो इस तरह से हमने रिलेशन डेवलप कर लिया कि आपका वेट और मास के बीच में रिलेशन क्या है, W इज इक्वल टू m इंटू जी। अब g की जो वैल्यू है वो अर्थ पे भी अलग अलग होती है, और यदि किसी या दूसरे प्लेनेट पर चले जाएंगे तो वहां पर g की वैल्यू अलग होगी। तो इसलिए आपका वेट भी अलग अलग प्लेनेट पर या अर्थ में ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो जाता है। जैसे कि अर्थ जो है हमारी हल्की सी ओवल शेप में होती है, तो जो इक्वेटर होता है यहाँ पर जी की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, जी इज लेस, जबकि पोल्स पर जी की वैल्यू ज्यादा होती है। तो इसलिए कोई बॉडी जो पोल्स पे होगी तो उसका वेट ज्यादा होगा, जबकि जो इक्वेटर पे कोई बॉडी होगी तो उसका वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है इक्वेटर से लेकर पोल पर जाने पर। नेक्स्ट आता है इसकी ग्रेविटेशनल जो वेट है आपका, इसकी यूनिट। तो एक यूनिट होता है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वेट। ग्रेविटेशनल यूनिट का मतलब होता है हम जी की वैल्यू नहीं पुट करते हैं,
जब हम जी की वैल्यू पुट नहीं करते हैं तो जो वेट मास के टर्म में लिखा जाता है उसे ही ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वेट कहते हैं। जैसे किलोग्राम फोर्स, जैसे मास यदि 10 केजी है तो जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर जो वेट है वो कितना हुआ 10 केजी इंटू जी, और जी की वैल्यू पुट ना करें तो इसी वेट को हम कहेंगे 10 केजी फोर्स। यानी यहां पर हमने जी की वैल्यू पुट नहीं की है तो ग्रेविटेशनल यूनिट के फॉर्म में हमने वेट को लिखा हुआ है। किसी बॉडी का मास 100 केजी है तो उसका वेट होगा 100, यहां से आप देखें वेट का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू ग्रेविटी। तो मास तो 100 हो गया और ग्रेविटी जी की वैल्यू पुट नहीं करी, जब पुट नहीं करते हैं तो ये हो जाता है 100 किलोग्राम फोर्स। इस तरह से वेट को 100 किलोग्राम फोर्स कहते हैं और ये आपका ग्रेविटेशनल यूनिट के फॉर्म में, यानी इसमें अभी जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये न्यूटन में कन्वर्ट होगा। और जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू 9.8 होती है। ठीक है, तो इस तरह 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब हो गया जी से मल्टीप्लाई नहीं किया है और जी से मल्टीप्लाई करें 9.8 का तो कितना हो जाएगा 9.8 न्यूटन। तो इस तरह से जब किसी वेट को केवल मास के फॉर्म में लिखते हैं और आगे एक एफ लिख देते हैं किलोग्राम फोर्स, तो वो आपका होता है ग्रेविटेशनल यूनिट के फॉर्म में वेट। यानी और ग्रेविटेशनल वैल्यू लिख दें, जी की वैल्यू पुट कर दें तो 1 किलोग्राम फोर्स कन्वर्ट हो जाएगा 9.8 न्यूटन में। जैसे 10 केजी का मास है तो इसका वेट हो गया 10 केजी फोर्स, यदि इसकी तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल यूनिट के फॉर्म में। अब हम इसमें जी की वैल्यू पुट कर दें 9.8 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 98 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसको कहते हैं हम लोग न्यूटन। तो 98 न्यूटन। तो इस तरह से 10 किलोग्राम मास के ऊपर फोर्स लग रहा है 10 केजीएफ और 10 केजीएफ की वैल्यू क्या हो गई 98 न्यूटन। इसी तरह 1 केजीएफ होगा, 1 केजीएफ होगा तो क्या हो जाएगा 9.8 न्यूटन हो जाएगा। अब इसी को तो डाइन में लिखे तो हमको पता है कि डाइन में 1 न्यूटन को आप 100 डाइन लिख सकते हैं, तो 1 केजीएफ हो गया 980 डाइन। तो ये 1 जीएफ है, 1 ग्राम फोर्स है, कितना है 1 ग्राम फोर्स। 1 न्यूटन को डाइन लिखे तो 10⁵ होता है, तो ये 1 केजीएफ है तो 1 केजीएफ को कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 9.8 इंटू 10⁵ डाइन। ठीक है, लेकिन अब यहां पर 1 ग्राम है तो 1 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम को मतलब हो गया 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और आपका जो 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका न्यूटन, और इसको डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 न्यूटन की इक्वल टू क्या है 10⁵ डाइन है, तो ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू 10⁵ डाइन, क्योंकि 1 न्यूटन इज इक्वल टू आपका 10⁵ डाइन आता है। तो ये कितना आ जाएगा आपका इस तरह से 9.8 इंटू 10⁻² डाइन, या यूं कहें ये आपका हो जाएगा 980 डाइन। तो इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं कि 1 ग्राम जब मास 100 ग्राम में लेंगे तो 1 ग्राम फोर्स इक्वल होगा 980 डाइन के, और जब किलोग्राम में लेंगे तो 1 किलोग्राम फोर्स होगा 9.8 न्यूटन के इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुछ यहां पर कंपैरिजन किया गया है मास और वेट के बीच में। क्या कंपैरिजन है कि मास जो है ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है, यानी किसी बॉडी में कोई मैटर की कितनी क्वांटिटी है उसको मास कहते हैं, जबकि वेट क्या है, वेट है फोर्स जो कि आपके अर्थ के द्वारा अप्लाई किया जा रहा है। तो वेट आपका फोर्स है बाय द बॉडी, जबकि मास आपका क्वांटिटी है उस मैटर की जिससे कि आपकी बॉडी बनी है। मास आपकी स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। मास की एसआई यूनिट किलोग्राम है जबकि वेट की एसआई यूनिट न्यूटन है। मास को जब आप देखना चाहते हैं उसके लिए फिजिकल बैलेंस का यूज करते हैं जहां पर हम कंपैरिजन करते हैं, जबकि वेट निकालने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं जहां पर वेट स्प्रिंग को
स्ट्रेच करता है और उसके स्ट्रेचनेस से हम जानते हैं कि वहां पर कितना वेट है। और जो मास होता है वो किसी भी बॉडी के लिए कांस्टेंट होता है, वो टाइम और प्लेस के हिसाब से चेंज नहीं होता। लेकिन जो वेट होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, ये प्लेस टू प्लेस चेंज कर जाता है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जी की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे कि हमने देखा था कि अर्थ के इक्वेटर पे जी की वैल्यू सबसे कम होती है और पोल्स पे आपकी जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। इसलिए एक ही बॉडी का वेट इक्वेटर पे कम ज्यादा होगा जबकि पोल्स पर कम होगा, लेकिन उसका जो वेट मास होगा वो हर जगह सेम रहेगा। अब जिस तरह से मास का हम लोगों ने ग्रेविटेशनल यूनिट निकाला था, इसी तरह से वेट का भी फिर हम लोगों ने ग्रेविटेशनल यूनिट निकाला था। तो इस प्रकार से ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स भी निकालना चाहें तो फोर्स का भी उसी तरह से आपका हो जाएगा कि 1 किलोग्राम फोर्स यदि कहेंगे, यानी जी की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, केवल मास के फॉर्म में यदि हम फोर्स को लिखेंगे तो उसको लिखेंगे 1 किलोग्राम फोर्स, और जब जी की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो आपका न्यूटन हो जाएगा। जैसे पीछे किया था तो जी की वैल्यू 9.8 होती है तो 1 किलोग्राम फोर्स हो गया 9.8 न्यूटन, ठीक पीछे की तरह। ऐसे ही सीजीएस सिस्टम में 1 ग्राम फोर्स लेते हैं, मास यहाँ पे ग्राम में लिया जाता है, जी की वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो 1 ग्राम फोर्स कहेंगे, और जी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका जी डाइन बन जाएगा। और जी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कितना होता है, 980 होता है। तो इस तरह से 1 ग्राम फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 980 डाइन हो गई। तो यदि आपका मास किलोग्राम में है तो उसका जो फोर्स होगा 1 ग्राम फोर्स होगा, और यदि उसको सीजीएस सिस्टम में लिखेंगे तो 980 डाइन लिखेंगे। यदि मास 1 किलोग्राम है तो उसको यदि हम ग्रेविटेशनल यूनिट में लिखेंगे तो 1 किलोग्राम फोर्स लिखेंगे, और यदि हम जी की वैल्यू पुट कर देंगे तो उसको 9.8 न्यूटन लिखेंगे। इसी तरह मास की वैल्यू चेंज होगी तो आपका वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ग्रेविटेशनल वाले सेगमेंट को आपके इस चैप्टर में स्टडी किया। तो इसको आप लोग नोट करेंगे और फिर नेक्स्ट टर्न पे कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स भी इसके लगाएंगे, और साथ साथ नया चैप्टर हो सकता है तो स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।